नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेज यहां पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत आप यूजीसी नेट, यूसेट, पीजीटी, टीजीटी जितने भी प्रतियोगिताएं ड्राइंग से रिलेटेड होती हैं, उन प्रतियोगिताओं के लिए जो आज का जो टॉपिक मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सार्वधिक क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आइए शुरुआत करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है अजंता की गुफाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि अजंता की गुफाओं का जो कालक्रम रहा वो कालक्रम कब से कब तक ये माना जाता है, इनका आपको ये पता होना चाहिए। जब हम अजंता की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर के समक्ष आती है जहां पर भव्य शानदार गुफाओं का ये निर्माण किया गया है चट्टान को काटकर। और अगर हम बात करें ये जो समय रहा, किस समय से किस समय तक ये गुफाओं का निर्माण हुआ, यदि मैं आपको स्मरण कराऊं तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं का जो निर्माण कार्य जो शुरू हुआ वो आपके 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक का ये पीरियड रहा। कहने का मतलब है ये जो पीरियड रहा 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में, ये 500 सालों का ये समय इस गुफा को निर्मित करने में लगा। कहीं पर ये माना जाता है कि ये जो है 200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य का भी ये पीरियड ये रहा है। अगर मैं बात आपसे कहूँ कि भैया ये 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के जो अंतिम दौर था, जो कहे 8वीं ईसा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उसके मिड पहले प्रारंभिक काल में ये पूर्ण तरीके से बनकर ये तैयार होगी थी। अगर बात करें कि भारत में एक और जहां स्थापत्य कला और साथ ही जहां मूर्ति कला में उत्कृष्ट कार्य हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जो चित्रकला की अगर बात कहूँ या चित्रण की परंपरा भी अपने क्या थी, स्वर्ण काल को ये प्राप्त हो रही थी। इससे पूर्व जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने जो चीज़ उभर के समझ आती है वो आता है आपका मौर्य काल। कि मौर्य काल के अंतर्गत जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, जो हिंदू धर्म का जो पीरियड रहा 300 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य का जो ये शासन रहा, जिसके अंदर हम मौर्य काल की अगर बात करें, क्योंकि मैं इतना पीछे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको वहां पर विस्तार से समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल आपका जो 325 ईसा से 184 ईसा के मध्य का जो पीरियड रहा, इस समय मौर्य काल में जिस प्रकार से स्थापत्य कला की अगर बात करें, भवन निर्माणों की बात करें, साथ ही मूर्ति कलाओं का जो निर्माण हुआ था, अगर हम बात करें जिस प्रकार से अशोक का जो कार्य रहा, शासनकाल रहा, मौर्य काल जिस प्रकार से एक नए युग का सूत्रपात यहाँ पर जो हुआ, इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन परंपरा के आधार पर जिस प्रकार से पुनरुत्थान यहाँ पर हुआ, कहीं न कहीं कलाकारों ने जिस प्रकार से मूर्तियों को निर्मित किया या कहें चट्टानों को काट कर जिस प्रकार से चीज़ों को अंकित किया गया है, जिसमें मूर्ति कला के अंतर्गत जैसे हम आवास की बात करते हैं, गुफाओं की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं या स्तूपों की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस काल में रहा। अगर मैं कहूं कि मौर्य काल में जो सम्राट अशोक की अगर मैं बात करूं तो ये एक महान शासक के रूप में ही नहीं, एक बुद्धिमान और कला प्रिय ये जो ये शासक रहा, इस रूप में हम अशोक को देखते हैं जिसने 84,000 स्तूपों का जो निर्माण कराया, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी के रूप में जो समक्ष आया, जिसने अगर मैं बात कहूँ मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला के रूप में जिस प्रकार से इन चीज़ों को विश्व विख्यात करा। आपको याद होगा एक चीनी यात्री फाहियान जो आया था जब अशोक के काल में, जिस प्रकार से एक बहुत भव्य पाटलिपुत्र में जब अशोक ने अपने पैलेस के पास एक बहुत बड़ा पैलेस को ये निर्मित किया था, तो जो चीनी यात्री जो फाहियान था उसने ये चीज़ कहा था कि ये मानव द्वारा निर्मित तो लगता नहीं, ये लगता है कि कोई देवी देवताओं द्वारा इस चीज़ को बनाया गया है। उस समय किस प्रकार से
भवनों को बनाने के लिए ईंट और पत्थर या कहें लकड़ी का प्रयोग किया गया था, किस प्रकार से उसमें नक्काशी की गई थी, भित्ति चित्रकला किस प्रकार से, वहीं हम बात करते हैं जिस प्रकार से रामपुरवा में जो वृषभ का स्तंभ की बात करेंगे, सिंह स्तंभ की बात करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हुई। और सारनाथ में जिस प्रकार से स्तंभों का निर्माण हुआ, या कहें आपको साथ ही अगर हम दीदारगंज में यक्ष यक्षिणी की बात करें, जिस प्रकार से मूर्ति का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ सारनाथ में, ये तमाम जो चीज़ें हुई। उसके बाद जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जिस प्रकार से उस टाइम पर जो पहाड़ों को काटकर जिस प्रकार से गुफाओं का निर्माण किया गया था, तो उसके साथ अगर हम बात करें कलिंग के जो सम्राट खारखेत थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को निर्माण किया था। उसके बाद जो काल आया वो आपके कुषाण काल आया, जिसमें प्रथम शताब्दी के अंतर्गत, जैसे गांधार शैली की अगर हम बात करें तो गांधार शैली के अंतर्गत बहुत ढेर सारे ऐसे कार्य हुए, या कहें मूर्तिकला उस समय अपने बहुत बड़े स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी। अगर कहें जो गांधार जो रही, अगर मैं कहूँ वो तक्षशिला की जो राजधानी का ये प्रमुख केंद्र कहें, या चित्रकला का प्रमुख केंद्र के रूप में रहा, जहाँ पर स्लेटी कलर के पत्थरों में जिस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, तो ये तमाम चीज़ें ये जो निकल के समझ आई गांधार शैली में किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण हुआ, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। और ये जो हुआ उसके बाद जो मैं बात करूं गुप्त काल का जो पीरियड रहा 275 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अगर बात करूं, तो इसमें जिस प्रकार से गुप्त काल में जिस प्रकार से कला का स्वर्ण काल ये रहा, जिसमें संस्कृत का विकास हुआ, या कहें जिस प्रकार से गुफाओं का निर्माण, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ये तमाम चीज़ें रही। उसी प्रकार से अगर बात करूं जो गुप्त काल में मूर्तियों का जो अनावरण रहा, चाहे ब्रह्मा की मूर्ति कहें या राम और कृष्ण की मूर्तियों का उल्लेख किया, विष्णु की मूर्तियों की बात करें, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण करें, या शिव जी के परिवार की मूर्ति का निर्माण करें, मथुरा में खड़ी हुई मूर्ति की बात करें, या बुद्ध के जैन धर्म की मूर्तियों की बात करें, तो ये तमाम जो मूर्तियाँ रहीं, उसके बाद जो पीरियड रहा, मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत विस्तार से इन चीज़ों को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो कालखंड जो रहा वो रहा आपका अजंता, जो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का जो पीरियड रहा। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जहाँ भारत में एक और जहाँ स्थापत्य कला और अगर मैं बात करूँ मूर्तिकला अपने उत्कृष्ट काल को ये प्राप्त हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो अजंता के अंतर्गत जो चित्रण चीज़ें हुई या चित्रण परंपरा भी इस युग में अगर बात करें तो स्वर्ण काल को प्राप्त हुई। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अजंता की गुफाओं के अंतर्गत, जैसे चैत्य स्तंभों की बात करूँ, मूर्तियों की के साथ अगर जिस प्रकार से गुफाओं को खोदकर और उनके अंतर्गत जिस प्रकार से भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हुई आपके दूसरी ईसा पूर्व में या दूसरी शताब्दी के मध्य में, जिस प्रकार से दक्षिण में जिस प्रकार से सातवाहन राज्यों का शासन ये रहा, जिस प्रकार से सातवाहन राज्यों का इसमें कहें शासकों का उदय हुआ, जहाँ पर गुफाओं का निर्माण हुआ, चित्रों का निर्माण हुआ और 7वीं शताब्दी तक ये चला। और अजंता की जिस प्रकार से गुफाओं में चित्रों की बात करें या मूर्तिकला की बात करें या फिर स्थापत्य कला की बात करें, तो कहीं ना कहीं अजंता को त्रिवेणी के रूप में भी ये समझा जाता है। तो अब ये जो चीज़ मैंने आपके सामने जो रखी, तो ये आपका एक छोटा सा आपके सारांश ये रखा या जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया। तो आप जानते हैं अजंता का सारांश किस प्रकार से है। आप सभी को ये पता है कि अजंता बौद्ध कला का क्या है केंद्र के रूप में ये विश्वविख्यात है, जहाँ पर विश्व में इस प्रकार से चीज़ें या कहें इस प्रकार की गुफा अन्य किसी स्थान में पृथ्वी में किसी अन्य स्थान पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अजंता है वो अपने आप में बौद्ध धर्म के लिए तो विश्वविख्यात है ही, और अपनी उत्कृष्ट कला और स्थापत्य कला के लिए और भवन निर्माण के लिए या कहें मूर्ति कला के लिए या चित्रण शिल्प के लिए ये विश्वविख्यात है। और ये जो गुफाएं हैं, अगर हम गुफाओं की अगर बात करें तो अपनी जीवन चित्रकला के लिए भी ये विश्व प्रसिद्ध ये है। और इन गुफाओं के जो चित्रों के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो जन्मांतर की जो जाता कथाएं हैं, जो जन्मांतर की जो कथाएं हैं, जिसको हम जाता कथा के नाम से हम जानते हैं, जो विश्व विख्यात हैं, ये कहें विश्व प्रसिद्ध ये है। तो कहीं ना कहीं ये अजंता विशेष रूप से जो समर्पित है वो बुद्ध धर्म को, अगर कहें बौद्ध धर्म को ये समर्पित है। और अजिष्ठा की अगर बात करें तो अजिष्ठा नामक गांव में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अजंता। देखिए
बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि अजंता का नाम पूर्व में ही अजंता रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। तो जो ये अजंता का जो नाम अजंता जो पड़ा वो अजिष्टा नामक एक ये गांव था। इस गांव के निकट ये होने के कारण से इन गुफाओं का जो नाम रखा गया, इस क्षेत्र का जो नाम रखा गया वो अजंता रखा गया। और वर्तमान में अगर हम बात करें ये किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये स्थित है। जहाँ पर ये गुफा की अगर बात करें, ये औरंगाबाद जिले की अगर बात करूँ, औरंगाबाद जिले के पैठान नामक जिले के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये बाघोरा नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है, उसकी मनोरम घाटी यहाँ पर स्थित है। और जो ये बाघोरा जो नदी प्रवाहित होती है वो चंद्राकार रूप में यहाँ पर निरंतर बहती होती चली जाती है और ये ढलान से नीचे को गिरती है। अगर कहते हैं तो ये 7 प्रवाहित कर कहने का मतलब है कि 7 झरने यहाँ पर ये बहते हैं और ये जो ढलान से बहती हुई नीचे को ये निरंतर शांत चित्त होकर ये आपकी सर्पिली आकार में ये अंदर आगे को बढ़ती हुई चली जाती है। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर शांत और मनोरम वातावरण को देखकर जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं ने इस कला को यहाँ पर साधने का प्रयास करा या कहें उसको समझा, तो यहाँ हमें अगर बात करें जो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का यहाँ पर अनोखा संगम जो दिखाई देता है, तो इसी रूप में अगर हम कहें जो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, चाहे चित्रकला की बात करूँ या मूर्तिकला की बात करूँ या वास्तुकला की बात करूँ, तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर अगर देखें तो ये त्रिवेणी के रूप में ये जानी जाती है। और ये एक 3 कलाओं का ये अनोखा मिश्रण ही हमें यहाँ पर अजंता के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसे हम अजंता की त्रिवेणी के रूप में भी हम इसको समझते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि अजंता की त्रिवेणी किसे कहा जाता है, तो आपको स्पष्ट तौर पर यह ज्ञान होना चाहिए कि अजंता की त्रिवेणी के रूप में हम चित्रकला को देखते हैं, मूर्तिकला को देखते हैं, वास्तुकला को देखते हैं। और भारतीय कलाकारों की अगर बात करें या दर्शकों की अगर बात करें तो वो हमेशा इन गुफाओं की तरफ जो आकर्षित जो रहे, उनकी चित्रकला के अंतर्गत जिस प्रकार से मूर्तियां बनी और यहाँ का जिस प्रकार से इसको निर्मित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये विश्व रूप में अगर विश्व विख्यात ये तो है। और कहीं ना कहीं ये आकर्षण का ये केंद्र रहा कि जिस प्रकार से एक बड़े से चट्टान को अग्नि से जो शैली के जो पत्थर हैं या कहीं पहाड़ हैं, इसको जिस प्रकार से काट के एक गुफाओं के रूप में जो निर्मित कर गया, उस टाइम पे आधुनिक जो आज हमारे पास यंत्र हैं उस प्रकार से नहीं थे वहाँ पर। अगर मैं कहूँ छेनी, हथौड़ा या सब्बल, इनके माध्यम से जिस प्रकार से इस गुफा को निर्मित किया, ये अपने आप में एक आश्चर्य बना हुआ है। अगर कहें पृथ्वी में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जो अजंता को कहीं ना कहीं बीट कर सके या अजंता के समकक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं अजंता अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व लिए हुए ये स्थान है। और समय समय पर यहाँ पर जितने भी चित्रकार रहे हैं या जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं, समय समय पर यहाँ पर जाते हैं और उनकी चित्रों की अनुकृतियाँ यहाँ पर ये बनाते हैं। अगर हम कहें, अगर आज भी आप लोग अगर इस अजंता के अंतर्गत अगर जाते हैं, यहाँ पर अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से आज ये विश्व विख्यात तो है। आज अगर हम देखें भारत सरकार या अगर जो इसको पर्यटन के रूप में जिस प्रकार से विश्व विख्यात रूप में इसको विकसित किया गया है, कहीं ना कहीं एक राजस्व के रूप में जो अरबों रुपया ये जो अजंता का जो गुफा आज कमा के दे रहा है हमारे राज्य को, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संरक्षित रूप में इसको जिस प्रकार से संरक्षण किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों का आवाजाही है, जिस प्रकार से हमारे पुरातन चीज़ों को जिस प्रकार से सजोने का जो कार्य हमारे सरकारें कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे जो पुराने चीज़ें हैं, जो हमारे प्रागैतिहासिक काल से मध्य ऐतिहासिक काल की बात करें, जो ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की अगर हम जब बात करें, तो इस कालखंड का जो चीज़ें आज सुरक्षित है, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित करके जो हमारी नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी जो है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ के माध्यम से ये बताने की कोशिश होती है कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से कला को एक नया आयाम दिया गया था, किस प्रकार से बौद्ध धर्म को एक नया ये आकार दिया गया। अगर आप यहाँ जाते हो तो कहीं ना कहीं फ़ोटो क्लिक करते हो, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से इन चित्रकारों को उकेरते हैं या द्वितीय चित्रकारों की वो वास्तुकला और शिल्प मूर्ति कला के कारण अगर हम बात करें तो विश्व धरोहर के रूप में इसे 1883 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में इसे सम्मिलित किया गया। कभी बनता है कि भैया विश्व धरोहर क्या होती है? विश्व धरोहर उन
चीज़ों को संरक्षण प्रदान करता है जो पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में अगर कहें, कुछ अपने आप में विशेष होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें पृथ्वी में अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं, जो अपने आप में बेशकीमती हैं, जो हमें पुरातन समय का या कहें इतिहास का कहीं ना कहीं बोध कराता है। तो इन चीज़ों को संरक्षण करना विश्व संगठन या कहें जो हमें यूनेस्को के ये जिम्मेदारी हो जाती है। इसमें अगर हम बात कहें, ये किसी एक देश की संपत्ति ना होकर ये विश्व की संपत्ति के रूप में ये सामने आती है, जो कहीं न कहीं संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाती है। जैसे मैं कहूँ, ताजमहल है, आपके इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, या फिर हम बात करें अजंता की गुफाएं, या फिर हम कहें कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें, या फिर आपको ये पता होगा उत्तराखंड में हाल फिलहाल 2022 के अंतर्गत कहें जिस प्रकार से तुंगनाथ को विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है, और नंदा देवी जो पर्वत है जिस प्रकार से उसको जैव विविधता के रूप में, उसको विश्व धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया जाता है। और साथ ही आपको ये पता होगा कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में जिस प्रकार से जो फूलों की घाटी है, इस प्रकार की जो घाटी है, जो जहाँ पर फूल स्वतः ही खिलते हैं, या कहें यहाँ पर जो हजारों संख्या में जो पुष्पों की भिन्न भिन्न प्रजाति हैं, अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग में देखें तो ऐसा नज़ारा जो चमोली जिले के अंतर्गत है, जो फूलों की घाटी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा भव्य नज़ारा जो स्वतः ही फूलों का जो उदय होता है या कहें उनको जो खिलते हैं, तो ये ऐसा कहीं संसार में दूसरी जगह है ही नहीं। तो इन चीज़ों को संरक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं यूनेस्को इन चीज़ों के लिए फंडिंग करता है, उनको सुरक्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और अगर हम अजंता की बात करें तो अजंता को 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित किया गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आप इस पेंटिंग पे देख पा रहे होंगे अजंता की ये पद्म बोधिसत्व पद्मपाणि की ये पेंटिंग है। उस समय 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य की बात करूं, जिस प्रकार से भित्ति चित्र में इस प्रकार से जो शानदार पेंटिंग की गई है, आज तो हमारे पास भांति भांति के कलर मौजूद हैं। तो उस टाइम पे जिस प्रकार से प्राकृतिक रंगों के माध्यम से या खनिज रंगों के माध्यम से जिस प्रकार से ये कलाओं को उकेरा गया है, जिस प्रकार से इसमें जीवन साकार रूप में जो हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अलौकिक या उस समय के जो शिल्पी रहे या चित्रकार रहे, उनको कहीं ना कहीं उनका जो ये कार्य है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विलक्षण या कहें अपने आप में एक अनोखा है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें मुख्य रूप में, अगर मुख्य शब्द की अगर बात करें, जो अजंता है कहीं ना कहीं ये आपके बौद्ध कला को संबंधित है। अगर हम प्रस्तावना को अगर देखें तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि बौद्ध कला का जो विस्तृत ज्ञान जो हमें और प्रमाण जो हमें जो प्राप्त होता है अजंता से ही हमें बौद्ध धर्म का संपूर्ण रूप से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से चित्रों का निर्माण गुफाओं की दीवारों पर किया गया है, जैसे आपने पद्मपाणि बौद्ध सत्व की जो पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे। अजंता में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अजंता में अगर गुफाओं की अगर संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर अजंता की जो गुफाओं की संख्या है आपकी 30 गुफाएं हैं। तो जब यहाँ पर 30 गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण किसके माध्यम से कराया गया, किन राजाओं के समय ये, किस शासक के समय ये हुआ, तो अजंता के निर्माण में 5 राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान ये रहा। 5 राजाओं के समय अंतराल में कहें जो 500 वर्षों का जो समय लगा, कहीं ना कहीं इन 5 राजाओं का कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। आंध्र सातवाहन राजाओं की बात करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चाकुल्य और वाकटक, साथ ही कुषाण और गुप्त काल में इन चीज़ों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और अजंता में अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा के रूप में किसे हम जानते हैं। अगर हम प्राचीनतम गुफा की बात करते हैं तो वो गुफा नंबर 10 है। और साथ ही अगर हम बात करें अजंता के जो सबसे प्राचीन गुफा की अगर बात करें तो वो 9 और 10वीं ये गुफा के रूप में जाने जाते हैं, जो सबसे गहरी और सबसे लंबी ये खोदी गई, जो दक्षिण भारत के आंध्र राजाओं के संरक्षण में इनको चित्रित किया गया है। इन चीज़ों को जो बनाया गया उस समय ये बनाया गया। और यहाँ की गुफाओं के में जो चित्र
उकेरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र को यहाँ पर क्या करना है, बनाया गया है। अगर आप देखोगे यहाँ के जो चित्रों को अगर हम कहें, वास्पति गैरोला ने जो भारतीय चित्रकला नामक जो उनकी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। वाचस्पति जो गैरोला है, कभी क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो पुस्तक का क्या नाम है, आपको भारतीय चित्रकला, ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में अजंता के चित्रों को अगर हम कहें, अजंता को जिस प्रकार से बांटा, तो 3 भागों में इनके द्वारा अजंता को विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में जो इन्होंने जो रखा, यहाँ पर से बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को रखा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलंकारिक चित्रों को रखा गया है, जिसकी अगर मुख्य रूप से हम कहें, यहाँ पर आलेखन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें फूल पत्तियों को बनाया गया है, कलियाँ बनाई गई हैं, कमल, दल और वृक्ष, पशु पक्षी, किन्नर, राक्षस, नाग, गरुड़ या गंधर्व, अप्सराएं आदि का यहाँ पर किया गया, आलेखन को संयोजित रूप में यहाँ पर उल्लेखित किया गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भैया प्रथम श्रेणी में किस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है, ये आपको। अगर हम वहीं देखें दूसरी श्रेणी के रूप में जो रखा गया है, रूप भेदक चीज़ों को इसमें रखा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को यहाँ पर कहें चित्रांकन किया गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन के तमाम पहलुओं को जीवन पर्यंत ये किया गया है। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है सिंहवाहन गुफा 17 के अंतर्गत जिस प्रकार से ये तमाम चीज़ें की गई हैं, अजंता के अंतर्गत जिस प्रकार से हाथियों को या गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियों को, जिस प्रकार से राजा महाराजाओं को इसमें दर्शाया गया है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध के परम जीवन से लेकर तमाम पहलुओं को यहाँ पर चित्रांकन किया गया। अगर हम इसमें देखें जीवन, बुद्ध के जीवन के सभी पहलुओं को लेकर, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल खंड को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अच्छी तरह से चित्रों के माध्यम से यहाँ उकेरा गया है। अगर बात करें बुद्ध के जन्म का, विवाह का, घर त्याग का, अगर ये तमाम घटनाओं का जिक्र हमें दूसरी श्रेणी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं तो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत किन चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, तो तीसरी श्रेणी में हम जो बात करते हैं जातक कथाओं को इसके अंतर्गत रखा गया, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जातक कथाओं के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, अब इसमें अनुभुद्ध अनेक प्राचीन कथाओं का चित्रांकन यहाँ पर किया, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का या कहें जातक घटनाओं के क्रम में या कथाओं के रूप में हम यहाँ पर इसको देखते हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रस्तुतिकरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छंद जातक और ये हस्ती जातक आदि जितने भी चित्रों को यहाँ पर बनाया गया। और ये विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो खनिजों का जो प्रयोग किया गया, खनिज रंगों का यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसमें सफेद रंग की बात करते हैं, लाल रंग की बात करते हैं, पीले रंग की बात करते हैं, भूरे रंग का और नीले रंग और साथ ही हरे रंग की यहाँ पर प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर कितने रंगों की प्रमुखता दी गई है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर 6 रंगों की प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। जैसे आपके हो गया सफेद हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, भूरा हो गया, नीला हो गया, सफेद रंगों की कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमुखता चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। जिस प्रकार से ये पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए भित्ति चित्रों की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से अजंता के अंदर जिस प्रकार से भित्ति चित्रों को निर्मित किया गया है। आप ये जो दीवार है ना, ये जो आप दीवार देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो चित्रों को निर्मित किया गया है, यही आपके भित्ति चित्र कहलाए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा इस पर हम गौर करते हैं। अजंता की जो पहली गुफा में जब हम प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर की जो दीवारों पर अगर हम गुफाओं की दीवारों पर देखते हैं तो शिव जातक कथाओं का यहाँ पर चित्रण हमें मिलता है। और साथ ही इसमें जातक कथाओं में दान, पारिमित्यता की पूर्ति अभी प्रेरणा से यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर जातक कथाओं को अजंता के चित्रों ने बहुत ही अधिक जीवंत पर्यंत यहाँ पर किया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, एक दृश्य में राजा शिवी की गोद में बैठकर कबूतर का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो चित्र है इसको देख पा रहे होगे। तो साथ ही अगर हम बात करें, दूसरे दृश्य में राजा शिवी तराजू के पास खड़े हैं और चित्र के अंतिम में दृश्य में राजा साधु सन्यासियों से घिरे हुए हैं और राजाओं को दयालु के रूप में कहीं ना कहीं भाव के रूप में यहाँ पर अब यहाँ पर जो ये देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये साधुओं से घिरे हैं,
किसी छोर में आपको कहें ये तराजू के पलड़े, यहाँ पर जो तराजू का पलड़ा है ये आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये 200 ईसा पूर्व के जो चित्रांकन है आज भी ये कहीं ना कहीं सुरक्षित है। मनुष्य की दखल अंदाजी की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है इन गुफाओं को, कहीं ना कहीं मनुष्य के करतूतों से इस गुफा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर देखें इसकी बाईं भित्ति की अगर देखें तो यहाँ पर नागराज की सभा का एक दृश्य का चित्रांकन किया गया है। इस दृश्य में अगर बात करें तो दरबार में चहल पहल और राजसी ऐशो आराम का जो दृश्य या नृत्य करती हुई जो नित्यांगनाएं हैं उनको चित्रांकन किया गया है और कहीं ना कहीं उनमें सजीवता दिखाई गई है। और इस चित्र को अगर विशेष रूप से बनाया गया है और राजा को दंपति के पीछे चवर्ण धारणी के रूप में कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। तो ये अपने आप में भव्यता लिए हुए है। तो जो मैंने आपको जो आज जो समझा है कहीं ना कहीं अजंता की वो महत्वपूर्ण कड़ियों के बारे में मैंने बताया कि 3 भागों में जिस प्रकार से विभाजित किया गया। तो ये आज का जो टॉपिक यहीं तक है। फिर इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक समझें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। और कहीं ना कहीं आप जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं गूगल मीट के माध्यम से उसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी प्रतिभाग करें और अपनी जो पढ़ाई है उसमें कहीं ना कहीं अपने सजगता के साथ उसमें निर्वाह या कहें उसको एक ध्यानपूर्वक एक एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।